अंतर्राष्ट्रीय संबंध लेख 18वां आसियान भारत एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन गिरीश चंद्र पांडे द्वारा लिखित 28 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के अध्यक्ष ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर वर्चुअली आयोजित होने वाले 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया और आसियान राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में वर्चुअली आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 9वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था जिसमें मोदी ने भाग लिया। आगे बढ़ने से पहले यहां उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान में 10 देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इसमें से अधिकांश देशों के साथ भारत के मधुर द्विपक्षीय संबंध भी हैं। इसी प्रयास के तहत भारत निरंतर आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेता रहा है। स्मरण रहे कि 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी सेक्टोरल पार्टनर बनने के बाद 1996 में इसका संवाद साझीदार, डायलॉग पार्टनर तथा आसियान रीजनल फोरम ARF का सदस्य बना था। उसके बाद 2002 में आसियान और भारत के बीच शिखर सम्मेलन के स्तर की साझेदारी की शुरुआत हुई। भारत और आसियान के बीच वस्तुओं में व्यापार का समझौते पर अगस्त 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1 जनवरी 2010 से अमल में आया। 2010 से दोनों साझीदारों के बीच वस्तुओं का व्यापार लगभग दोगुना हो गया, जो 2019-20 में $87 बिलियन से अधिक था। आसियान और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को देखें तो ये वर्तमान में भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 11% है। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए दोनों पक्षों ने क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल दिया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत में साझा हितों और आतंकवाद सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 आसियान देशों ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा तथा संरक्षा बढ़ाने और बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र में नौवहन और विमान सेवाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं पर बल दिया। इस अवसर पर भारत ने आसियान को म्यांमार में मानवीय कार्यों के लिए $2 लाख की सहायता भी प्रदान की। इसके अलावा भारत ने आसियान कोविड कार्रवाई निधि के लिए $10 लाख का भी योगदान दिया। प्रधानमंत्री और आसियान नेताओं ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग पर भारत आसियान के संयुक्त वक्तव्य का स्वागत किया। मोदी ने भारत आसियान सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए आसियान सांस्कृतिक विरासत सूची में बनाने के लिए भारत के समर्थन की घोषणा की। आसियान नेताओं ने कोविड के दौरान विशेषकर इस क्षेत्र में कोविड टीके उपलब्ध कराकर एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की प्रशंसा की। बैठक में दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित समान हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में आसियान भारत सामरिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की गई और आसियान भारत साझेदारी के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत में भारत आसियान मैत्री के आयोजन पर सहमति बनी। शिखर सम्मेलन में कोविड-19 और स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी और शिक्षा और संस्कृति सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया गया। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की गई। मोदी का संबोधन। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि भारत और आसियान के बीच हजारों वर्षों के जीवंत संबंध का इतिहास साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि आसियान की एकता हमेशा भारत की प्राथमिकता रही है, इसलिए भारत ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका को हमेशा प्राथमिकता दी है। मोदी का कहना था कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की विशेष भूमिका और क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास पर बल दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की दृष्टि में आसियान की महत्ता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ साझेदारी भारत की पूर्वी क्षेत्र को प्राथमिकता की नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। मोदी का कहना था, आसियान की एकता और अखंडता भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की ये विशेष भूमिका आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ और ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पर आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। मोदी ने कोविड-19 महामारी को लोगों के साथ ही भारत आसियान संबंधों के लिए एक अग्नि परीक्षा की घड़ी बताते हुए कहा कि कोरोना काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे और हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार बने रहेंगे। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में महामारी से निपटने में भारत के प्रयासों को उजागर किया। उन्होंने इस बारे में आसियान के प्रयासों में मदद करने की पेशकश दोहराई। अगली जानकारी एक बॉक्स में दी गई है। यहां उल्लेख करना उचित होगा कि आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के संबंधों की मजबूत नींव पर खड़ी है। आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक की हमारी व्यापक परिकल्पना का केंद्र है। भारत और आसियान में अनेक संवाद तंत्र हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, जिसमें एक शिखर सम्मेलन, मंत्री स्तरीय बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और EAS विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने भी सितंबर 2021 में वर्चुअली आयोजित आसियान आर्थिक मंत्रियों प्लस भारत परामर्श में भाग लिया, जहां मंत्रियों ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्मरणीय है कि भारत देशों की संप्रभुता और भौगोलिक एकता का सम्मान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए बातचीत के जरिए सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने का सदैव से पक्षधर रहा है। इसके साथ ही भारत समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में आवागमन और उसके ऊपर विमानों की आवाजाही की स्वतंत्रता को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय 1982, 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS के अनुसार हल करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा। बॉक्स में दी गई जानकारी समाप्त। पृष्ठ 81। आसियान भारत संयुक्त वक्तव्य। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व तथा समृद्धि के लिए आसियान दृष्टिकोण के बारे में सहयोग से संबंधित आसियान भारत संयुक्त वक्तव्य में आसियान भारत सामरिक साझेदारी को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जो 1992 में इसकी स्थापना के बाद से आसियान भारत डायलॉग संबंध में निर्धारित मौलिक सिद्धांतों, साझा मूल्यों तथा मानदंडों से निर्देशित हैं। संयुक्त वक्तव्य में पिछले लगभग 30 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों पर भी फोकस किया गया है और जो आसियान भारत सामरिक भागीदारी के लिए एक प्रकार से मील के पत्थर साबित हुई हैं। समुद्री सहयोग, कनेक्टिविटी, टिकाऊ विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs तथा सहयोग के अन्य संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाकर आसियान भारत सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। व्यावसायिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं के आयोजन पर सहमति व्यक्त करते हुए मानव पूंजी विकास, जिसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण शामिल है, पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। आर्थिक संबंधों में तेजी लाने के लिए व्यापार सुगमता बढ़ाने और आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र का अधिकतम लाभ उठाने का भी आग्रह किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने और महामारी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थितियों में पारस्परिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है।
साथ ही वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, विनिर्माण तथा वितरण के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एजेंसियों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। संयुक्त वक्तव्य में पर्यटन, मीडिया तथा थिंक टैंक तथा स्थानीय सरकारों व प्राधिकारियों की महत्ता को भी रेखांकित किया गया है। उप क्षेत्रीय फ्रेमवर्कों के तहत, जिसमें IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बिम्स्टेक, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, BIMEGA, दरुसलम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस ईस्ट एशियन ग्रोथ एरिया, BIMPAGA, IMTGT, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल, IMTGT शामिल हैं, के बीच पारस्परिक संभावित सहयोग की संभावनाएं खोजने की आवश्यकता जताई गई है। सूचना और संचार क्षमता निर्माण और डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल कनेक्टिविटी, ई-कॉमर्स, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा आदि क्षेत्रों में आपसी जानकारी का आदान प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों में क्षमता निर्माण के साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, स्मार्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शहरों के टिकाऊ विकास पर बल दिया गया है और इसमें आसियान स्मार्ट सिटीज नेटवर्क का सहयोग लेने की बात कही गई है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय, स्वच्छ तथा कम कार्बन उत्सर्जन करने उर्जा ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा शामिल है, पर ध्यान केंद्रित किया गया है और पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कदमों को उठाने पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। कृषि मत्स्यिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए आपसी सर्वोत्कृष्ट जानकारियों के आदान प्रदान और विशेषज्ञों के बीच आपसी विचार विनिमय पर जोर दिया गया है। नील अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही अवैध, असंसूचित और अनियंत्रित तौर पर मछली पकड़ने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। सामुद्रिक सुरक्षा के साथ ही समुद्री शिक्षा, अनुसंधान, विकास, नवाचार तथा प्रायोगिक परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाने के साथ ही क्षेत्रीय क्षमता निर्माण के जरिए जैव विविधता संरक्षण तथा प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है और इस संबंध में आसियान जैव विविधता केंद्र का सहयोग लेने की बात कही गई है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन, आपदा जोखिम को कम करने और उसके प्रबंधन के लिए आसियान के संगत केंद्रों और संस्थानों की सहायता लेने का भी आग्रह किया गया है। मोदी का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में संबोधन। आसियान भारत शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने 27 अक्टूबर 2021 को होने वाले 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट में भी वर्चुअली भाग लिया था, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने हिंद प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, समुद्री कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणा और कोरियाई प्रायद्वीप सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। स्मरणीय है कि ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा संचालित एक विशिष्ट मंच है, जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें आसियान के 10 देशों के अलावा 8 और देश भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस शामिल हैं। मोदी ने शिखर सम्मेलन में मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत पर जोर दिया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान कोविड-19 रिकवरी फंड के लिए भारत की ओर से दिए गए 10 लाख अमरीकी डॉलर के समर्थन को याद किया। प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा पर वैश्विक मानक विकसित करने का विचार भी उठाया। उन्होंने एक लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत के बहुपक्षवाद, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को मजबूत करने की भावना के प्रति पुनः अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने हिंद प्रशांत देशों को क्वाड प्रायोजित टीके उपलब्ध कराने की भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। आगे की जानकारी एक बॉक्स में दी गई है।
उल्लेखनीय है कि 2005 में अपनी स्थापना के बाद से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ने पूर्वी एशिया के सामरिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक AOIP और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI के जुड़ने से संबंधित भारत प्रशांत में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस शिखर सम्मेलन में नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कोविड-19 में सहयोग सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित और चिंता के मामलों पर चर्चा की। इस मौके पर नेताओं से ये भी अपेक्षा की गई कि वे पर्यटन और ग्रीन रिकवरी के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार पर घोषणाओं को स्वीकार करें, जिन्हें भारत द्वारा सह प्रायोजित किया जा रहा है। मोदी ने शिखर सम्मेलन में अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी, जलवायु से जुड़ी जीवन शैली के बीच बेहतर संतुलन पर भी जोर दिया। बॉक्स में दी गई जानकारी समाप्त। पृष्ठ 82। दृष्टिकोण। इसमें दो राय नहीं कि महामारी की चुनौती के बीच भी मोदी का भारत आसियान देशों के संबंधों की मजबूती पर जिस प्रकार जोर दिया गया है, उससे न केवल आसियान बल्कि विश्व समुदाय के समक्ष भी एक स्पष्ट संदेश जाएगा। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट की धुरी है और इसलिए आसियान की एकता भारत के लिए प्राथमिकता है। इसलिए जब हम वर्ष 2022 में भारत आसियान मैत्री वर्ष मनाएंगे तो उस समय ये धुरी और पुष्ट होगी। ये सुखद संयोग ही है कि 2022 में ही भारत भी अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव पूरा करेगा। ये आशा की जाती है कि शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा उठाई गई इस मांग पर गौर किया जाएगा कि कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया के बीच व्यापक सहयोग कायम हो। ये खेद का विषय है कि इस मामले में अभी तक वैसा वैश्विक सहयोग देखने को नहीं मिला जैसा अपेक्षित था। परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच आवागमन सुगम नहीं हो सका है। इसके चलते विश्व अर्थव्यवस्था को गति देने में सफलता नहीं मिल पा रही है। ये विचित्र है कि कई देश ये बुनियादी बात समझने से इनकार कर रहे हैं कि यदि आवागमन और विशेष रूप से हवाई यातायात को सुगम नहीं बनाया गया तो इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मुश्किल होगी। इसलिए लापरवाही और शिथिलता बरत रहे विभिन्न देशों को इस मसले पर तत्परता दिखाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये भी शोचनीय है कि महामारी के इस दौर में कई देश दूसरे देशों में बने टीकों को मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन का रवैया भी बेहद निराशाजनक है। वो टीकों को मान्यता देने के मामले में पक्षपातकर्ता और दुराग्रह का परिचय देता दिख रहा है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी ठोस पहल की दरकार है। आसियान के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की महत्ता भी स्वयं सिद्ध है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सुचारू पालन हो, चीन मनमानी न करे, इसके लिए जरूरी है कि आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के साथ भारत की मैत्री मजबूत रही। मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान बिम्स्टेक देशों को खास तवज्जो दी है। ये तय है कि आने वाले वक्त में चीन के साथ भारत का सीमा विवाद बढ़ सकता है। भारत के आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल एजेंडे से चीन से आयात प्रभावित होंगे, जिसकी खुंदक में चीन भारत के साथ सीमा पर तनाव को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए भारत को हमेशा तैयार रहना होगा। भारत को कूटनीतिक व सामरिक रूप से पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखने होंगे। मोदी ने अपनी 5 दिवसीय इटली व ब्रिटेन की यात्रा एवं G20 की अहम बैठकों के दौरान भी अप्रत्यक्ष रूप से चीन की विस्तारवादी नीति का उल्लेख करते हुए विश्व को आगाह किया। इस प्रकार चीन को साधने के लिए आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जरूरी हैं, क्योंकि भारत सहित आसियान के कई देश मसलन फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम
चीन की कुटिल विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। फिलीपींस एक द्वीप पर अपना दावा कर रहा है और कई बार यहां चीनी नाव की मौजूदगी का विरोध कर चुका है। इसी तरह मलेशिया ने पिछले सप्ताह अपनी वायु सीमा में चीन के 16 सैन्य विमानों के अतिक्रमण पर विरोध जताया था। हालांकि इन सदस्य देशों में अधिकतर वे देश शामिल हैं जिनका दक्षिण चीन सागर के अधिकार को लेकर चीन से वर्षों पुराना विवाद है। न केवल आसियान बल्कि विश्व के अधिकांश देश चीन की इस हरकत से परेशान हैं। हालांकि दक्षिण चीन सागर में परस्पर दावे को लेकर कई देशों के साथ मतभेद के बावजूद चीन आसियान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसने जून 2021 में देश के चोंगकिंग शहर में आसियान सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। इसका एक मकसद अमेरिका को भी काउंटर करने का था, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर जारी है। इस प्रकार चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में उसकी अवैध घुसपैठ से उपजे भारत के हालिया तनाव को देखते हुए मोदी का आसियान देशों के साथ संवाद के मजबूत कूटनीतिक महत्व है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब चीन ताइवान पर दबाव बनाए हुए है और उसने अपने आधुनिक इतिहास में पहली बार नए सीमा कानून को मंजूर दी है, जबकि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और कमांडर स्तर की 13 दौर की वार्ता के बाद भी चीन का रवैया सकारात्मक नहीं रहा है। इस नए सीमा कानून के तहत अब चीन सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी जमीनी सीमा को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इस कानून को द लैंड बॉर्डर्स लॉ कहा गया है। 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहे इस कानून के बाद चीन के भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम और मंगोलिया के साथ सीमा पर तनाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तारीख के बाद से चीन अपने तय कानून के तहत ही सीमा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा और कार्रवाई करेगा। इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसी स्थिति में भविष्य में भारत व चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ सकते हैं। भारत के साथ लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं और भूटान के डोकलाम के पास चीन का सीमा विवाद है। सीमा विवाद के नाम पर ही चीन अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाता रहा है। हालांकि भारत ने चीन के इस नए सीमा कानून को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। पृष्ठ 83